दोस्तों, सीरिया में हाल ही में रेबल फाइटर्स ने हयात तहरीर अल शाम नाम के ग्रुप की लीडरशिप में प्रेसिडेंट बशर अल असाद और उनकी फैमिली के 5 डिकेड्स ओल्ड रूल को उखाड़ फेंका है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बशर अल असाद और उनकी फैमिली को रशिया में असाइलम लेना पड़ा है। फिलहाल के लिए रेबल फाइटर्स ने मोहम्मद अल बशीर को सीरिया में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया है अंटिल मार्च 1, विच बेसिकली मीन्स कि वहां पर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है और जब तक पावर ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हो जाता तब तक मार्च 1 तक के लिए एटलीस्ट मोहम्मद अल बशीर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब सीरियन सिविल वॉर क्या है, प्रेसिडेंट बशर अल असाद का क्या रोल है, रेबल फाइटर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे और इन सब का मैं जवाब दूंगा। पर उससे पहले थोड़ा सा सीरिया के बारे में जान लेते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, सीरिया वेस्ट एशिया में एक कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, नॉर्थ में टर्की है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में इराक है, साउथ में जॉर्डन है और साउथ वेस्ट में आपको लेबनान और इजराइल दिखाई देंगे। इसकी कैपिटल सिटी का नाम दमेस्कस है और अब ये जो देश है ये लगभग 14 प्रोविंसेस में बटा हुआ है। अब जानते हैं सीरियन सिविल वॉर के बारे में। 1971 ऑनवर्ड्स सीरिया पे असाद फैमिली का शासन था। 1971 से 2000 तक हाफिज अल असाद सीरिया के लीडर थे और 2000 के बाद उनके बेटे बशर अल असाद सीरिया के प्रेसिडेंट रहे। 2010 में अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट शुरू हुई, विच वाज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो कि अरब वर्ल्ड में स्टार्ट हुई थी। इनिशियली इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में हुई और धीरे धीरे ये 5 और देशों में फैली, जिसमें लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया और बहरीन शामिल था। बशर अल असाद रिजाइम के खिलाफ प्रोटेस्ट 2011 में शुरू हुआ। बशर अल असाद गवर्नमेंट एक एलावाइट सेक्ट से बिलोंग करती थी जो कि एक शाइट सेक्ट था और इन पर आरोप था सुन्नी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज करने का। इन प्रोटेस्ट को बशर अल असाद रिजाइम ने वायलेंटली सप्रेस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे कैजुअलिटीज और डिस्प्लेसमेंट हुआ और अल्टीमेटली बहुत सारे आर्म्ड रेबल ग्रुप्स फॉर्म हो गए। 2012 तक ये इंसर्जेंसी फुल ब्लोन सिविल वॉर में कन्वर्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे इसका इंटरनेशनलाइजेशन हुआ। इंटरनेशनलाइजेशन से मतलब है कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, जैसे कि ईरान और रशिया ने बशर अल असाद रिजाइम का साथ देना शुरू किया और टर्की, बहुत सारी गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न पावर्स ने अलग अलग रेबल ग्रुप्स का साथ देना शुरू किया फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट्स। अब बात करते हैं सिविल वॉर में इन्वॉल्व डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सीरियन अरब आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, जो कि बशर अल असाद को रिप्रेजेंट करती हैं। ये है सीरियन आर्मी। इसके बाद रेबल ग्रुप्स की अगर बात करी जाए तो 3 इंपॉर्टेंट रेबल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे हयात तहरीर अल शाम की बात, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में भी बात की थी। हयात तहरीर अल शाम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2011 में एज अ सीरियन ब्रांच ऑफ अल कायदा। इनिशियली इसका नाम था जबहात अल नुसरा, बट 2016 में अपने पेरेंट ग्रुप से टूटने के बाद इसका नाम बन गया जबहात फतेह अल शाम और 2017 में कुछ और ग्रुप्स के साथ मर्ज होने के बाद इसका नाम बन गया HTS। इसके लीडर का नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी और इसका लक्ष्य है सीरिया में एक सुन्नी मेजॉरिटी इस्लामिक रूल कायम करना। इसके बाद बात करते हैं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक कुर्दिस्ट कोएलिशन द्वारा बनाया गया ग्रुप है जिसे यूएसए की बैकिंग मिली हुई है। ये असाद की फोर्सेस के साथ तो फाइट करता ही है, साथ ही में IS मिलिटेंट्स के खिलाफ भी फाइट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में इसकी हुकूमत चलती है। इसके बाद बात की जाए सीरियन नेशनल आर्मी की। सीरियन नेशनल आर्मी फ्री सीरियन आर्मी से बना हुआ एक ग्रुप है। 2011 में असाद के सोल्जर्स असाद की आर्मी से निकल के असाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे, उसी ग्रुप से ये ग्रुप बना है। इसे टर्की की बैकिंग शामिल है और ये ना सिर्फ असाद के रिजाइम के अगेंस्ट फाइट करता है बल्कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट भी फाइट करता है। 2011 से 2024 लगभग 13 साल चली इस सिविल वॉर का सीरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम सीरियन ऑब्जर्वेटरी पर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट माने तो इस वॉर में 6 लाख से ज़्यादा मौतें हुई, जिनमें से 55,000 तो सिर्फ गवर्नमेंट प्रिजन्स में टॉर्चर के बाद हुई। सीरिया की पॉपुलेशन वॉर से पहले लगभग 22 मिलियन थी, जिसमें लगभग आधी पॉपुलेशन अब डिस्प्लेस हो चुकी है। लगभग 6.8 मिलियन पॉपुलेशन इंटरनल डिस्प्लेस्ड है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड का मतलब है सीरिया में ही, मगर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है, सीरिया में इधर उधर भटक रही हैं और बाकी लोग रेफ्यूजी बने हुए नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं, जिनमें प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं लेबनान, टर्की और जॉर्डन। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से सिविल वॉर में इतना मोमेंटम कैसे आ गया। 2020 में रशिया और टर्की ने इदलिब सीज फायर ब्रोकर किया, जिसके बाद सिविल वॉर में पॉज आ गया। यानी छोटी मोटी घटनाएं उसके बाद भी हुई, मगर एक बार के लिए कुछ हद तक सिविल वॉर
थम गई। पिछले कुछ समय में असाद की रिजाइम वाज लार्जली बैक्ड बाय ईरान एंड रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का ध्यान कुछ हद तक इस रीजन से हटा, डाइवर्ट हुआ। उसके रिसोर्सेज भी यहाँ पर कम हो गए और ईरान का भी जो सपोर्ट था वो लार्जली हिजबुल्लाह के थ्रू था। और इजराइल ने पिछले कुछ समय में हिजबुल्लाह पे जो अटैक किए, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप खत्म हो गई, हिजबुल्लाह की ताकत काफ़ी हद तक कम हो गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट असाद के रिजाइम पे पड़ा और असाद की रिजाइम कमज़ोर हो गई। जैसे ही सीरियन रेबल्स ने ये देखा, उन्होंने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने पूरी ताकत के साथ असाद की रिजाइम पे अटैक किया और इस रिजाइम का तख्ता पलट कर दिया। तो अल्टीमेटली इस रिजाइम चेंज का क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा ईरान और रशिया पे, क्योंकि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब कमज़ोर हो जाएगा। ईरान अपने वेरियस रेबल ग्रुप्स को, अपने वेरियस प्रॉक्सी ग्रुप्स को सीरिया के थ्रू आर्म्स एंड एमिनिशन अवेलेबल करवाता था। ये ऑप्शन अब उसके पास नहीं रहेगा। रशिया को भी मेडिटेरियन सी के पास एक नेवल बेस मिला हुआ था जो कि अब उसके हाथ से जा सकता है। सीरिया के रेफ्यूजीज जो कि लेबनान, जॉर्डन या टर्की पे स्कैटर्ड थे, उन्हें घर वापसी का मौका मिलेगा। सीरिया की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो 13 साल लंबी चली सिविल वॉर की वजह से बदहाल हालत में थी, वो अब वापस से पटरी पे आ सकती है। आखिरी में बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की। इंडिया का इस पूरी पोजीशन पे क्या स्टैंस है? क्योंकि ज़्यादातर समय सीरिया पे असाद फैमिली ने शासन किया है और इंडिया ने एज अ स्टेबल रिजाइम असाद रिजाइम को देखा है, इसीलिए इंडिया ने काफ़ी लंबे समय तक असाद रिजाइम को बैक किया है। इनफैक्ट रशिया के मिलिट्री इंटरवेंशन को भी हमने सपोर्ट किया था। फरवरी 2023 में जब सीरिया में अर्थक्वेक आया तो हमने ऑपरेशन दोस्त रन करके सीरिया को मदद पहुंचाई थी। हाल फिलहाल के डेवलपमेंट्स में इंडिया ने कहा है कि सीरिया में जो भी नई रिजाइम बने वो पीसफुल हो, इंक्लूसिव हो, सारे सेक्ट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो और इट शुड बी लेड बाय सीरियंस ओनली, यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बिना, किसी अंतर्राष्ट्रीय वेस्टेड इंटरेस्ट के बिना सीरियंस के द्वारा वो नई रिजाइम स्थापित हो।